महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम के साथ। आप सभी जानते हैं इस प्रोग्राम की खासियत क्या है। जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं हम उन्हें मानचित्र पर देखेंगे, उन जगहों को लोकेट करेंगे और उससे बने हुए सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम को शुरू करते हैं और पिछले सप्ताह जो आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उसको देखते हैं। प्रश्न क्या है? हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना सन 1997 में हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों के बीच सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ाने के लिए की गई थी। एक स्टेटमेंट है जिसमें बहुत सारी जानकारी IORA के बारे में दे दी गई है। ठीक, अब सवाल आगे यहाँ से प्रमुख रूप से शुरू होता है कि निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह इस संगठन के सदस्यों का है? ऑप्शन में कोमोरोस, सेशल्स, मलेशिया, ईरान। दूसरा कोमोरोस, सेशल्स, सिंगापुर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, सेशल्स, थाईलैंड, सोमालिया, या फिर म्यांमार, सेशल्स, यमन और ईरान। ठीक, तो पहले इस ग्रुप के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। IORA दरअसल 23 देशों का समूह है जो हिंद महासागर के तट पर प्रमुख रूप से मौजूद हैं। यहाँ पर जिनको कलर में दिखाया गया है आप उनके नाम देख सकते हैं, जैसे भारत सदस्य है, ईरान, UAE, ओमान, यमन, सोमालिया, केनिया, तंजानिया। यहाँ आइलैंड है जिसे कोमोरोस कह रहे हैं, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, इधर बांग्लादेश भी है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर एक और टेरिटरी छोटी सी मौजूद है, यहाँ पर फ्रांस की, फ्रांस सदर्न एंड अंटार्कटिक आइलैंड्स। ठीक, इसका नाम ये है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ है पाकिस्तान, जानते हैं आप लोग पड़ोसी देश हमारा, यहाँ है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार और पाकिस्तान ये दो देश इसके अंतर्गत सदस्य नहीं है। जिन लोगों को ये बात पता है उन लोगों ने इसका तुरंत ही उत्तर निकाल लिया होगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ म्यांमार। ठीक, जो विकल्प बचा है वो सही जवाब है और आप में से कई लोगों ने इस सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दिया है। ठीक, चलिए आज के सेशन को शुरू करें और पहला सवाल देखें। एक खबर भी देखते हैं। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकटों के बीच चल रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का चरम रूप हाल ही में तब देखा गया, आपको पता ही है, जब प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को जला दिया गया। तो अब सवाल क्या बना श्रीलंका को लेकर के कि श्रीलंका का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम भी भारत के मानक समय के समान ही ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे यानी GMT + 5:30 है। इसका कारण क्या है? ठीक, तो ऑप्शन में इसका कारण आपको तलाशना है। ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक संबंधों का होना, क्या हो सकता है? ठीक, दूसरा श्रीलंका का हिंद महासागर में भारत का सबसे निकटवर्ती पड़ोसी देश होना। तीसरा श्रीलंकाई मुख्य भूमि से 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर का गुजरना, या फिर चौथा श्रीलंका का 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के निकट अवस्थित होना। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है और आपको अपने पड़ोसी देशों के बारे में, उनकी अवस्थिति के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो कि भारत से होकर के गुजरती है, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये श्रीलंका यहाँ पर है और ये रेखा जो कि प्रधान रेखा से काफी दूर है और लगभग 5.5 घंटे का टाइम उसके मुकाबले आगे चलाती है। ठीक, तो अगर आप इसको देखेंगे तो श्रीलंका से यह रेखा गुजर नहीं रही है, थोड़ा सा उसके पूर्व में है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा, भारत और ऐतिहासिक संबंधों को आधार नहीं बनाया गया है और सबसे निकटवर्ती पड़ोसी होना भी इसका कारण नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि श्रीलंका का 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के निकट अवस्थित होना, ऐसा इसलिए बेसिकली किया जाता है क्योंकि जो भी देश है वो लगभग ये चाहते हैं कि देशों के बीच में जो समय का अंतराल है लगभग 15 मिनट या 30 मिनट या इस तरह से चले। ऐसा ना हो कि 22 मिनट, 23 मिनट या 24 मिनट चले। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे नज़दीक जो रेखा है वो यहाँ से ही गुजर रही है, बाकी रेखा यहाँ कहीं आ जाएगी, उसके आगे तो फिर काफ़ी दूर ही पड़ रहा है। इसलिए श्रीलंका ने इस रेखा को हिसाब से ही समय को चुना है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में जापानी विधायिका डाइट के उच्च सदन के लिए होने वाले चुनाव के लिए होने वाले प्रचार अभियानों के दौरान, यानी जो चुनाव प्रचार हो रहे थे उस दौरान जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल क्या बना? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में से जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सही विकल्प आपको चुनने हैं इनमें से। पहला स्टेटमेंट, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, केवल कथन 1 सही है। चौथा, केवल कथन 2 सही है। तो आप में से कई लोगों ने कई बार इस कथन को पढ़ा होगा कि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, कथन सही है। प्रमुख दिक्कत आएगी दूसरे वाले में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में से जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहां से गई हुई है, काल्पनिक रेखा है और इसको कई जगहों से मोड़ा भी गया है। इसके अलग अलग कारण है। जैसे मान लीजिए अगर इस रेखा को सीधा गुजार दिया जाता तो रूस से कुछ हिस्से जो प्रशासनिक रूप से उससे काफी दूर हो जाते, क्योंकि इस रेखा के जब हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो मौजूद देश हैं यहाँ से दिन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक। और जो इस हिस्से में आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये जो अगर आप पृथ्वी के गोल हिस्से को देखेंगे तो ये सबसे पश्चिमी हिस्सा होगा और पूर्वी हिस्से की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो जो सबसे पश्चिम में मौजूद है यहाँ पर दिन एक दिन पीछे होगा, यानी 24 घंटे पीछे होगा। अगर यहाँ पर 10 तारीख है तो यहाँ पर 9 तारीख होगी। इस हिसाब से इस प्रशासनिक व्यवस्था को सही रखने के लिए और इसकी समस्याओं से बचने के लिए देशों के हिसाब से इसको कई जगहों पर मोड़ दिया गया है, ठीक। और इसका जो आपको सबसे पूर्वी हिस्सा दिखाई देगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि यहाँ आ गया है। चूंकि इस चार्ट को खोलना पड़ा है, पृथ्वी गोल है लेकिन बोर्ड तो सपाट है, इसलिए इसको खोल के दिखाया गया। तो किरीबाती यहाँ पर मौजूद है, ठीक। जापान को अगर आप देखेंगे तो जापान यहाँ है, ठीक, +9। लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसको सबसे पूर्व में हम मान लें, ठीक। तो कई देश ऐसे मौजूद हैं जो जापान से भी आगे हैं। तो इस हिसाब से जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए अगली खबर। हाल ही में छपी एक खबर के मुताबिक सेरेंगेती नेशनल पार्क के कारण लगभग 70,000 मसाई जनजाति आबादी को विस्थापित होना पड़ सकता है। एक बात और याद रखिएगा, इस बार का जो यूपीएससी का पेपर आया था, सिविल सर्विस एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर, उसमें जो खबर है, खबर से भी कई सारे सवाल पूछे गए थे। तो खबर भी महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि सेरेंगेती नेशनल पार्क में क्या स्थितियां चल रही हैं। अगर इससे पूछा जाए तो आपको पता हो। सवाल क्या बना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। दूसरा, सेरेंगेती नेशनल पार्क तंजानिया में है। और तीसरा, सेरेंगेती नेशनल पार्क दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। मैप में देखें तो जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, वो निकलती है विक्टोरिया झील के ऊपर से, सही बात है, सही है। दूसरा, सेरेंगेती नेशनल पार्क तंजानिया में है, तंजानिया यहाँ पर है और ये बात सही है कि सेरेंगेती नेशनल पार्क भी तंजानिया में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। और तीसरा, सेरेंगेती नेशनल पार्क दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो चूंकि ये बात निश्चित है कि विषुवत रेखा के दक्षिण में तंजानिया मौजूद है, तो जो भी कुछ तंजानिया में मौजूद होगा वो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के दक्षिण में ही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इस मैप में थोड़ी सी और जानकारी चाहे तो देख सकते हैं। यहीं पर मौजूद है माउंट किलिमंजारो, ठीक। लेक विक्टोरिया चूंकि बीच से गुजर रही है रेखा, इसलिए लगभग लेक विक्टोरिया को यानी विक्टोरिया झील को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बीच से काट रही है। इस वाले आपको इसमें दिख रहा होगा बीच से, या फिर इसका कुछ हिस्सा इसके उत्तर में पड़ता है। अन्य देश जो मौजूद हैं उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ केनिया है, यहाँ युगांडा है, यहाँ DRC है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसका सही जवाब आपको मिल गया कि तीनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक। चलिए अगली खबर। हाल ही में लेबनान में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के द्वारा वेतन के मसले पर चल रही हड़तालों ने जो सामान्य जनजीवन है उसको एक तरह से रोक सा दिया है, उसको बाधित किया है। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इजराइल के एशियाई पड़ोसी देशों में एकमात्र लेबनान ही है जो भूमध्य रेखा से तट रेखा साझा करता है। दूसरा, लेबनान इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। शुरू से देखें, एकमात्र देश है या नहीं। एक बात और भी है कि एशियाई पड़ोसी देशों में ऐसा कहा गया है, इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि इजराइल के और भी पड़ोसी देश हो सकते हैं जो एशिया से इतर हैं। तो इजराइल का लोकेशन यहाँ पर है, ठीक, और यहाँ पर है इजिप्ट जो कि अफ्रीकी देश है लेकिन इसका पड़ोसी है।
अब ऐसा देश बताना है, यहाँ कहा गया है कि लेबनान एकमात्र एशियाई देश है जो इसके साथ सीमा साझा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमध्य रेखा से संबंधित सीरिया भी मौजूद है जो इसके साथ सीमा साझा करता है, यहाँ गोलन हाइट्स वाले एरिया में। जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा, लेबनान इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इसको देखें तो लेबनान यहाँ है जो कि सीरिया और इजराइल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, लेकिन जॉर्डन यहाँ है, जॉर्डन के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कौन से सही है? ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के नागरिकों को दिए गए टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस की अवधि का विस्तार किया है। ऐसा अमेरिका में चल रहे वेनेजुएला के नागरिकों को निकट भविष्य में संभावित डिपोर्टेशन से बचाने के लिए किया गया है कि ऐसी कोई समस्या ना आए कि उनको वहां से हटाना पड़े। सवाल क्या है? स्थल मार्ग से वेनेजुएला से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के क्रम में निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों को बाईपास किया जा सकता है? कुछ के नाम दिए हुए हैं। क्योंकि लोकेशंस हमेशा ही हम मैप में देखते रहते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनको इस नज़र से देखें कि कौन कौन सा देश बाईपास हो रहा है, क्योंकि सवाल कुछ इस तरह से ही आइडिया लेकर के बनाए जा रहे हैं। पहला दिया हुआ है ग्वाटेमाला, बेलीज, दूसरा, तीसरा अल सल्वाडोर, चौथा होंडुरास। आपको बताने किसको बाईपास करते हुए जा सकते हैं और कौन से ऐसे देश है जहां से गुजरना ही होगा। ठीक, वेनेजुएला कहाँ है? यहाँ, और यूएस यहाँ, यानी हम कह सकते हैं यहाँ। एक बार इसको मैप में देखते हैं। पहला कोलंबिया, अगर यहाँ से स्थल मार्ग से चलेगा। ठीक, दूसरा आएगा पनामा, तीसरा कोस्टा रिका, क्योंकि ऐसे देश जो कि इधर भी है, इधर तक विस्तार है जिनका, तो उनको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना हमें। फिर कोस्टा रिका, उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर निकारागुआ, उसके आगे फिर आएगा होंडुरास। ठीक, ये है। एल सल्वाडोर यहाँ पर है, चाहे तो एल सल्वाडोर जाएं या ना जाएं। फिर आगे बढ़ जाएंगे ग्वाटेमाला, बेलीज यहाँ पर है, चाहे तो बेलीज जाएं या ना जाएं। फिर आगे बढ़ जाएंगे मेक्सिको से होते हुए, लेकिन जो विकल्प दिए हुए हैं वो हमें यहाँ मिल गए। तो बेलीज को बाईपास किया जा सकता है और एल सल्वाडोर को बाईपास किया जा सकता है, यानी कि केवल 2 और 3 को बाईपास किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगली खबर। हाल ही में यूरोपीय संघ ने क्रोएशिया को 2023 से यूरो को आधिकारिक करेंसी के रूप में प्रयोग करने के लिए अंतिम अनुमोदन दे दिया है, यानी कि अब जो क्रोएशिया है वो भी यूरो को मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकता है और इसके साथ ही यूरोजोन का 20वां सदस्य बन जाएगा जब ऐसा करेगा। सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एड्रियाटिक सागर के तट से लगे बाल्कन देशों में क्रोएशिया की तटरेखा सबसे लंबी है। दूसरा, ओट्रांटो जलसंधि यानी स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। ऑप्शन क्या है? केवल एक सही, केवल 2 सही, केवल 1 और 2 दोनों सही, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो देखें, एड्रियाटिक सागर के तट से लगे बाल्कन देशों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? एड्रियाटिक सागर कहाँ है? यह है इटली, इटली के उत्तर वाला भाग या उत्तर पूर्व वाला भाग, यह है एड्रियाटिक सागर। बाल्कन देश अगर इसके तट से लगा करके हम देखें, वैसे जो भी देश आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया बाल्कन देशों में आते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे स्लोवेनिया से, इसकी तटरेखा छोटी है। उसके बाद आएगा क्रोएशिया, इसकी तटरेखा कुछ इस तरह से है और काफ़ी लंबी है। बीच में थोड़ी सी तटरेखा यहाँ बोस्निया हर्जेगोविना की है, लेकिन उसके आगे जब फिर चलेंगे तो फिर क्रोएशिया की है। यहाँ पर है सर्बिया, सर्बिया की तटरेखा यहाँ है, और यहाँ है अल्बानिया, जहाँ तक एड्रियाटिक सी का विस्तार है वहाँ तक देखें तो। ठीक, तो सबसे लंबी किसकी दिख रही है आपको? क्रोएशिया की। सही है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ओट्रांटो जल संधि को देख लें, एड्रियाटिक सागर को आयोनियन से जोड़ रही है या नहीं। तो कहाँ है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो? ये है, यानी ये वाला हिस्सा, ये है एड्रियाटिक सागर, ये है आयोनियन सागर। तो इन दोनों को जोड़ रही है और अलग किसको कर रही है? इटली और यहाँ अल्बानिया को। ठीक, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, यानी कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए अगली खबर। हाल ही में घाना में मारबर्ग वायरस डिजीज के पहले संदिग्ध मरीज की पहचान हुई है। इसके पूर्व भी यह बीमारी अफ्रीका के कई देशों में देखी गई है। सवाल क्या है?
अब एक लंबा स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है। एक देश के बारे में जिक्र किया गया है, यानी यह देश पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। अब आपको ये सोच लेना है कि गिनी की खाड़ी के तट के पास कौन कौन से देश हैं। आगे वोल्टा झील इसी देश में है और वोल्टा नदी भी यहाँ से प्रवाहित होती है। वोल्टा नदी की लोकेशन याद करिए। यह भी उल्लेखनीय है कि वोल्टा झील प्रधान मध्याह्न रेखा पर ही स्थित है। अब एक और थोड़ी सी जानकारी मिल गई, और यह देश आइवरी कोस्ट के बाद कोको का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक भी है। यानी ये जो विवरण है ये किस देश के बारे में सबसे उचित दिखाई देता है, आपको बताना है। घाना, कैमरून, बेनिन या फिर सेनेगल। बहुत ही आसान है, आपसे में से कई लोगों को इसका जवाब आ भी रहा होगा। ये है गिनी की खाड़ी और इसके जस्ट उत्तर में यहाँ मौजूद है घाना, और घाना में ही कौन सी झील है? वोल्टा झील। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े मैप में, इसको जूम करके जब देखेंगे, ठीक, वोल्टा झील। अब वोल्टा नदी की भी बात है, तो वोल्टा नदी में दो धाराएं प्रमुख हैं, व्हाइट वोल्टा और ब्लैक वोल्टा, जो कि यहाँ से आ रही हैं, ठीक, इस तरह से, और फिर आगे जा करके गल्फ ऑफ गिनी में, गिनी की खाड़ी में गिर जाती हैं, और ये प्रधान मध्याह्न रेखा भी इससे होकर के गुजरती है। किसकी बात है? घाना की। पता चल गया आपको, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगली खबर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्राजीली नौसेना के एक प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया, जिसके बाद दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। सवाल क्या है? एक व्यक्ति गुजरात से ओडिशा तक भारत के समुद्री तट के सहारे जा रहा है। ऐसे में उसके रास्ते में आने वाले निम्नलिखित समुद्री तटों का सही क्रम क्या होगा? ठीक, ऑप्शन कनारा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालाबार तट। देखें इन तटों को कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर गुजरात है, गुजरात का तट यहाँ मौजूद है इसके बाहर, और उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली के पास से यहाँ से शुरू होता है कोंकण तट। लगभग गोवा तक का जो तट मौजूद है, ये वाला हिस्सा, यहाँ तटीय क्षेत्र, ये है कोंकण तट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे गोवा से होते हुए लगभग कर्नाटक तक का हिस्सा, कनारा तट। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक केरल वाला पूरा हिस्सा, उसके आगे तक लगभग मालाबार तट, और फिर यहाँ जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है इसको लेते हुए आंध्र प्रदेश तक का कुछ क्षेत्र, यानी कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच तक का क्षेत्र कोरोमंडल। और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे और महानदी के पास तक उत्कल क्षेत्र, यानी उत्कल तट। तो इसका अगर हम क्रम निकालें, कौन सा हो गया? कोंकण, कनारा, मालाबार। कोंकण से शुरू होगा, कोंकण, कनारा, मालाबार और फिर कोरोमंडल। यानी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में 3, 1, 4 और 2। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी तट से संबंधित सवाल आए तो आप लोगों को झट से उसका उत्तर दे देना है। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में भारी वर्षा के बाद गोदावरी नदी में आई बाढ़ के कारण लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। सवाल क्या है? गोदावरी नदी की अपवाह द्रोणी का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में से है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 5 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है किन में है किन में नहीं है। सही कूट का चुनाव केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4 और 5। देखें इसको, गोदावरी नदी का अपवाह। तो गोदावरी नदी यहाँ पर इसका जो स्थल है आंध्र प्रदेश के पास जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? लगभग महाराष्ट्र से। यानी वो प्रमुख राज्य जहां पर गोदावरी नदी की मुख्य धारा चलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एपी लिख लेते हैं इसको। ठीक, 3 तो मुख्य हो ही गए, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन यहाँ पर अपवाह की बात की गई है। ठीक, अपवाह उसका कहाँ कहाँ है अपवाह तंत्र? यहाँ पे आपको जो पीले रंग से दिख रहा है ये हिस्सा, ये इसका अपवाह तंत्र मौजूद है। इसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आ जाता है और यहाँ छत्तीसगढ़ का भी, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है दंडकारण्य वाला, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए इस तरह के सवालों को फॉर्मेट करने का प्रयास ये है कि इसमें जो विकल्प हैं वो सभी सही हों,
कि ताकि अगर कोई भी ऐसा कोई सवाल आपके सामने आए तो आपको लगभग ये पता रहे या याद बना रहे कि ये जो विकल्प हैं ये सभी सही हैं, तो वहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे। अगर इसमें से हम कुछ गलत करेंगे बेसिक तौर पर अगर समझे तो फिर कई बार ऐसा हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो इस सवाल में यही कोशिश है कि आपको सभी के बारे में पता हो कि सभी सही हैं। ठीक, चलिए अगली खबर। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के कंगनहल्ली में भीमा नदी के तट पर लगभग 2 दशक से भी पहले यानी 1994 से 2001 के बीच की बात है, जहां उत्खनित यानी निकाला गया एक बौद्ध स्थल के संरक्षण के लिए हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने विशेष प्रयास शुरू किए हैं। खबर थोड़ी सी टेक्निकल लग रही है। सवाल क्या बना, एक व्यक्ति कलबुर्गी से धर्मशाला तक की यात्रा करना चाहता है, उसे दोनों सीमांत राज्यों समेत न्यूनतम कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा। कर्नाटक का कलबुर्गी जिला, एक बात पता चल गई, यानी कर्नाटक से शुरू करना होगा, उसके आगे भीमा नदी के तट पर आगे गया हुआ है, तो धर्मशाला का नाम ले लिया है यानी हिमाचल की बात की जा रही है, और कलबुर्गी का पता चल गया कि कर्नाटक। चलाते हैं इसको। कर्नाटक का यहाँ लगभग उत्तरी क्षेत्र ये है कलबुर्गी, और धर्मशाला यहाँ है हिमाचल प्रदेश में। हमें सबसे छोटा रास्ता देखना है और इन दोनों को शामिल करना है। तो चूंकि हिमाचल और उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा वो जा सकता है दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा ये है और पांचवा ये है, तो 5 राज्य इन दोनों को मिला करके न्यूनतम दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, अगर कोई और रास्ता विकल्प के तौर पर अगर वो चुनना चाहे, मान लीजिए यहाँ से आता है 1 2 3 4, 4 और 2 फिर 6 ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ से चला लीजिए हरियाणा से 1 2 3 4, उसके बाद तब भी 6 हो जाएंगे, यानी जो सबसे छोटा रास्ता है कहीं ना कहीं वो 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि द्रास घाटी के 77 ग्लेशियर अत्यधिक तीव्र गति से पिघल रहे हैं। ऐसी लोकेशंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टेक्निकल हैं। तो द्रास घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH1 जिसे कहते हैं, इस घाटी से होकर गुजरता है। दूसरा, यह लद्दाख में स्थित नहीं है। कौन सा या कौन से कथन सही है इसको देखना होगा। इसको देखें तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 1D करके NH1, और ये यहाँ पर दिख रहा है इस वाले मैप में, ये फिजिकल मैप में यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच में है द्रास घाटी। ठीक, तो जो NH1 है वो द्रास घाटी से होकर गुजरता है, ये बात सही है। और दूसरा कहा गया है कि लद्दाख में स्थित नहीं है, ये बात अपने आप में गलत है। एक बार को इस पर सवाल बन सकता है कि श्रीनगर या फिर जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में है या नहीं, ये बात श्योर है कि ये मौजूद है, तो स्थित नहीं है वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही विकल्प कौन सा हुआ, केवल एक। अब यहाँ पर एक बात और थोड़ी सी समझ लीजिए कि जो हाईवेज को लेकर के उनका क्रम रखा गया है, उसमें सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। एक तरह से कुछ ऐसे राजमार्ग होंगे जो पश्चिम और पूर्व के बीच में होंगे। ठीक, और इनका क्रम क्या होगा, इस तरह से। तो इस तरह से जो राजमार्ग होंगे उनकी संख्या ऑड रखी जाएगी। ठीक, यानी विषम संख्या। कुछ राजमार्ग ऐसे होंगे नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दक्षिण के क्रम में। ठीक, लेकिन इनकी जो संरचना होगी वो कुछ इस तरह से होगी, पश्चिम और पूर्व के बीच में इनकी जो संख्या रखी जाएगी वो रखी जाएगी इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। इस हिसाब से अब जो भी नेशनल हाईवेज होंगे उनका नंबर तय किया जाएगा। ठीक है, अभी आपको आगे एक सवाल मिलेगा जिसके हिसाब से आपको उसका उत्तर निकालना है, इस बात को याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में हुई भारी वर्षा के कारण कृष्णराज सागर, इडुक्की आदि बांधों के प्रशासन ने डैम को पूरा भरने से संबंधित अलर्ट जारी कर दिया है। सवाल क्या बना, नदी घाटी परियोजनाएं हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं, यानी कौन से युग्म सुमेलित हैं, मिलान सही है। पहला चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, दूसरा मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, तीसरा कोसी परियोजना बिहार और नेपाल, उसके बाद चौथा भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। कौन से सही इनको देखें। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दिया हुआ है। चंबल नदी चूंकि
यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती हुई कुछ राजस्थान में होती हुई फिर आगे उत्तर प्रदेश में जा कर के यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात याद रखिए कि उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। तो ये जो बात है चंबल परियोजना की सही है। दूसरा, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल को देखें तो ये है मयूराक्षी नदी जो आगे जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक, पश्चिम बंगाल में, सही है ये भी। अगला है कोसी, कोसी परियोजना बिहार और नेपाल। तो कोसी नदी के बारे में आपको मालूम ही है कि तिब्बत के पास से निकलती है, फिर नेपाल से होते हुए यहाँ भारत में प्रवेश करती है और इसको बिहार का अशोक भी कहते हैं, बाढ़ ले आती है, ठीक। तो नेपाल और बिहार ये सही है। उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो ये है भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज या सतलुज भी कहते हैं, सतलज नदी पर बनाई गई है और इससे जो राज्य लाभान्वित होते हैं इसके द्वारा बनाई गई नहरों के माध्यम से, वो कौन कौन से हैं? वो चारों ही हैं, यानी सभी युग्म सुमेलित हैं। ये इसका सही जवाब है। चलिए एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर जो यूपीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स 2022 में। सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर दिए हुए हैं और पर्वत दिए हुए हैं, आपको इनका मिलान करना है। नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय, नौकरेक, सिक्किम हिमालय। आपको बताना है कौन से सुमेलित हैं। एक एक करके देख लें। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में है या नहीं? तो नामचा बरवा है यहाँ, जो कि गढ़वाल हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय का पूर्वी सीमा एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ इससे ही होते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ मुड़ती है, ठीक। तो ये वाला जो मैच है वो गलत है। उसके बाद नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय, इसको देखें, नंदा देवी यहाँ है और ये बात सही है कि कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, ठीक, ये सही है। और फिर आए नौकरेक, सिक्किम हिमालय में है या नहीं? तो सिक्किम यहाँ है, सिक्किम हिमालय का हिस्सा यहाँ होगा। नौकरेक यहाँ है, ठीक, यानी कि गारो खासी जयंतिया वाले हिल्स के पास। ये गलत हो गया। आप लोगों ने इसको सही लगाया ही होगा ना उस टाइम, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस के लिए है, कौन सा सही है? केवल 2। चलिए ठीक है। अब एक अभ्यास प्रश्न ले लें जो आप लोग हमेशा से ही उसका उत्तर देना चाहते हैं। सवाल क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीन नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के पूर्व में है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 के उत्तर में है। कठिन नहीं लगना चाहिए क्योंकि अभी हमने पीछे जो डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से कथन सही हैं, केवल एक, केवल 2, एक और 2, दोनों, या तो फिर ना तो एक और ना ही 2। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब दीजिए और बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण अन्य खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।